आप सभी को मेरा नमस्कार है। देवांशनी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भाई लोग अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करें, अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं और जीवन में सफल बने। तो देखिए, अपन बात कर रहे थे उत्सर्ग एकांकी की कथा सार। तो उत्सर्ग एकांकी का कथा सार, तो कथा सार ऐसे समझ नहीं आता। किसी भी एकांकी को आप पढ़ोगे नहीं जब तक आपके दिमाग में कथा उसकी नहीं बैठेगी, जब तक वो कथा सार समझ नहीं आता है। लेकिन बात यह है कि मैंने कथा सार पहले उत्सर्ग एकांकी का वीडियो बना के डाल रखी है, तो आप उनको देख लेना। तो कथा सार जो है ना, सबसे पहले किसी भी एकांकी को पढ़ो, उसकी कथा सार को समझो, उसके जो पात्र हैं ना उनका नाम जरूर याद रखो, क्योंकि आपको चरित्र में भी, संवाद में भी, सब जगह पात्रों की नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये पात्रों की स्थिति जिसमें डॉक्टर शेखर है, और कौन है, विनय है जो उसका सहायक है, कौन है, मंजुल है जो उसकी मुँह बोली बेटी है, और छाया देवी है जो उपेक्षित प्रेमिका है, और ये कौन है, सुधीर जो उसके घर का सेवक है। तो वो सारे पात्र हैं। उन पात्रों की स्थिति जो है वो आप जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, इसलिए एकांकी को पढ़ना जरूर। तो देखिए, शॉर्ट रूट में कथा जो है, जिसमें आप सबसे पहले क्या है कि कथा सार में आप रख सकते हो कि शेखर और क्या है, विनय की वार्तालाप। दूसरा आप रख सकते हो शेखर और मंजू की वार्तालाप। उसके बाद मंजू और छाया देवी की वार्तालाप। उसके बाद में शेखर और फिर मंजू की वार्तालाप। उसके बाद में शेखर और छाया की वार्तालाप। इसके बाद में आप निष्कर्ष लिख सकते हो। देखिए, ये इन पॉइंटों में पूरी राम कहानी समाई हुई है इसकी, लेकिन ये पॉइंट जो है ना ऐसे समझ नहीं आते। ये पॉइंट कब समझ आते हैं, जब आपने एकांकी पढ़ी, पात्रों की स्थिति, उनका सब कुछ पता हो तो ही समझ आते हैं। तो देखिए, उत्सर्ग एकांकी कथा सार जो है, शेखर और विनय के वार्तालाप। एक जो कक्ष है, उस कक्ष में जो साज सज्जा है, जो एपरेटस यंत्र पड़ा है, टेबल रखी है, उस पर सामान दिख रहा है, कुछ बुक हैं, पुस्तक हैं जो रखी हुई हैं, सुगंधित खुशबू जो अगरबत्ती लगी हुई है, और बहुत सारे सामान जो है उसके जो कक्ष है उसमें रखा हुआ है। वहाँ से उस बात को करते हुए दिखाया है। और डॉक्टर शेखर विनय से कहता है कि समय कितना हुआ है। वो कहता है कि 7:15 बजे हैं। तो वो समय को लेकर बात करता है कि समय निरंतर क्या है, धारा के समान बहता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। ये आदमी या हम लोगों ने उस समय को क्या बांट रखा है कि अपनी सुविधा अनुसार उसको सेकंड, मिनट, घंटों में बांट रखा है। बाकी समय निरंतर चलता है। तो समय हुआ है, प्रयोगशाला जाना है डॉक्टर शेखर को। तो विनय से कहता है कि चलो मैं चलता। तो वो वहाँ के जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उससे पहले वो कहाँ मिलता है, शेखर और मंजू की वार्तालाप।
शेखर और मंजू की वार्तालाप और शेखर और मंजू की वार्तालाप 2 बार पॉइंट रिपीट हुआ है, लेकिन दोनों ही पॉइंटों में ध्यान देना बात अलग अलग है। उसमें क्या है, शेखर और मंजू की वार्तालाप, पहले शेखर और मंजू की जो वार्तालाप है ना, उसमें अपने प्रयोगशाला के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं मिलने से, तो शेखर और मंजू के लिए वार्तालाप होती है। यहाँ मंजू बाहर से 6 महीने के बाद पढ़ाई करके लौटी है, तो अपनी बेटी से वो बातें करता है, उनके स्वास्थ्य और पढ़ाई लिखाई संबंधित बातें करता है, अपने द्वारा बनाया हुआ एपराटस यंत्र उसकी महत्ता, वो सारी चीज़ें उनसे जिक्र करता है, बात करता है। और उसके बाद में वो कहाँ जाता है, प्रयोगशाला जाता है, बच्चों को शिक्षा देनी है, प्रैक्टिकल करवाने हैं, बात करनी है, जो खोज की है उसके विषय में बताना है। तो यहाँ शेखर और मंजू की वार्तालाप के बाद वो प्रयोगशाला रवाना होते हैं। और उसके बाद में फिर मंजू और छाया देवी की वार्तालाप दिखाइए। मंजू और छाया देवी की वार्तालाप, अरे मंजू 6 महीने बाद घर लौटी है और छाया देवी डॉक्टर शेखर से प्रेम करती है, लेकिन डॉक्टर शेखर ने कभी उसको महत्व नहीं दिया, क्योंकि डॉक्टर शेखर मंजू और उसकी जो माँ है उसको महत्व देता है, इसीलिए वो क्या करती है कि अपनी आत्महत्या कर लेती है। छाया देवी मर जाती है। छाया देवी जो मरी है, ये किस दौरान मरी है, जिस दौरान मंजू यहाँ नहीं है, तो वो बहुत लंबे समय के बाद आई है, तो उसको पता भी नहीं कि मंजू मर चुकी है। वो मंजू कौन, नहीं सॉरी, छाया देवी मर चुकी है। तो मंजू और छाया देवी की वार्तालाप, लेकिन इससे पहले शेखर और मंजू जो वार्तालाप हुई है, उसने अपने एपराटस जो यंत्र बनाया है, जो कि प्रेत आत्मा को सहदेव बुलाकर बात करता है, उस यंत्र के विषय में मंजू को बताया है। तो डॉक्टर शेखर के जाने के बाद मंजू जो है ना, उस यंत्र को चालू कर देती है, जिसमें लाल और नीले बल्ब जलते हैं, प्रेत आत्माओं को आह्वान करते हैं। और उसकी समझ में नहीं आता, कुछ आवाज़ नहीं आती, लेकिन जो होना है करना है वो तो होगा। तो वो अपने वाद्य यंत्र, अपना संगीत की भी शौकीन है, मंजू अपने वाद्य यंत्र को बजाने लग जाती है। लेकिन जो किरणें निकली है, जो प्रेत आत्मा को आह्वान किया है, उसी आह्वान से कौन, डॉक्टर शेखर की जो प्रेमिका है छाया देवी, वो उसका आगमन हो जाता है मंजू के पास। और मंजू के पास बात करती है, जिसमें बात हुई है कि मैं ऋषिकेश जाने की बात कह रही थी, आप गई नहीं, बोल गई थी, लेकिन अब मैं 4 महीने बाद जाऊंगी। इसका मतलब है कि मरने का संकेत मंजू का हो चुका है। मंजू ये बात नहीं जानती कि छाया देवी इस समय मेरे सामने भूतनी है, वो इस बात को नहीं जानती है। वो प्रेत आत्मा के रूप में आई है, तो वो कहती है कि ठीक है, 4 महीने बाद मैं भी ऋषिकेश चलूँगी। लेकिन ये बात यहाँ हुई है, यहाँ बात शेखर और मंजू के बीच की वार्तालाप यहाँ अलग है। उसके बाद मंजू और छाया देवी की वार्तालाप जो हुई है कि वो गया, छाया देवी आई और वार्तालाप हुई, तो उसके बाद शेखर और मंजू की फिर, क्योंकि डॉक्टर शेखर प्रयोगशाला से जैसे ही लौटता है, कमरे में घुसता है, देखता है तो उसका एपराटस यंत्र चला हुआ है, और उसमें से जो नीले और लाल बल्ब जले हुए हैं, उनसे कोई आया है, उसको शक हो जाता है। वो पूछता है कि मंजू कोई आया था मेरे जाने के बाद, तो कहती है कि हाँ छाया देवी आई थी। तो छाया देवी आई थी, तो यहाँ वार्तालाप उस चीज़ को लेकर किया गया है, शेखर और मंजू की वार्तालाप कि क्या बोला, क्या कहा उसने, तो बता दी बात, आपके बारे में पूछ रही थी, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, और जो दिया है कि और कुछ बात बोला, मेरे बारे में भी कही थी कि 4 महीने बाद मैं आपको ऋषिकेश लेके चलूँगी। तो डॉक्टर शेखर समझ जाता है कि ये मंजू के मरने की ओर संकेत किया है, और मंजू से बेहद प्रेम करता है, उसको खोना नहीं चाहता है। तो अब वो तुरंत आनंद फानन में क्या करता है कि घर के नौकर सुधीर को आवाज़ देता है, और अपने जो एपराटस यंत्र है उसको दोबारा से स्वचालित चालू करता है, और फिर किसको, शेखर और छाया देवी, फिर छाया देवी को आह्वान करता है। छाया देवी प्रेत आत्मा के रूप में आ जाती है, और फिर उसके बीच में वार्तालाप होती है शेखर और छाया देवी। तो छाया देवी से कहता है कि अंतरिक्ष में जाने के बाद भी आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं हुई, प्रीति हिंसा, मेरी प्रीति हिंसा कम नहीं हुई। तो उसने कहा कि नहीं, कम नहीं हुई, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे आपको दंड देना था, क्योंकि मैं भी आपके सामने किसी दिन इसी तरह से
गिड़गड़ाई थी कि मैं प्यार करती हूँ, तो मुझे जीवन साथी बना लो, आपके साथ वैवाहिक जीवन बनाकर मैं अपने जीवन जीना चाहती थी, लेकिन आपने नहीं सुनी मेरी। तो अब वो कहता है कि अब मेरा निवेदन यह है कि आप तो, लेकिन नारी है, नारी पिघल जाती है। तो नारी ने फिर इतना कहा कि छाया ने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। इसका मतलब कि या तो आपको यंत्र तोड़ना पड़ेगा, जिस यंत्र की वजह से आपने कभी मुझे जीवन भर तवज्जो नहीं दी, मुझसे प्रेम तो किया लेकिन कभी मेरी तरफ नज़र उठा के मान सम्मान नहीं दिया, तो इस यंत्र की देन है। दूसरी जो मंजुल है, जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, अब मंजुल को चाहते हो तो एपराटस यंत्र को तोड़ो। एपराटस यंत्र को चाहते हो तो 4 महीने बाद मंजुल की मृत्यु निश्चित है। तो इतनी बात जब सुनता है डॉक्टर शेखर तो घबरा जाता है और अंत में अपनी हार स्वीकार कर लेता है और छाया देवी के सामने हार मान लेता है। इसीलिए वैज्ञानिक यंत्र पर प्रेम की जीत दिखाई है, जीवन की शाश्वतता पर मृत्यु जो है उसकी जीत दिखाई है, नहीं क्या? तो यहाँ क्या दिया है, शेखर और छाया की वार्तालाप होती है और फिर डॉक्टर शेखर छाया देवी के कहने अनुसार एपराटस यंत्र जो जीवन भर मेहनत करके बनाया जाता है ना, उसको वो तोड़कर फेंक देता है और उसके बाद में जो मंजुल है उस मंजुल के ऊपर वह हाथ रखती है और पीछे की जो बातचीतें हुई थी वो पूरी की पूरी याददाश्तें साफ हो जाती है और इतना करके वो चली जाती है। और उसके बाद में मंजुल खड़ी होती है। मंजुल कहती है बड़े कि पापा मुझे नींद आ गई थी। हाँ बोलो बेटा, आपको नींद आ गई थी, क्योंकि वो नहीं जानती कि क्या हुआ था, लेकिन बस यह है कि उसने जो वादा किया था दोस्त से, उस अपनी बेटी तो बेटी बना के रखा, उस बेटी के लिए उसने अपने जीवन भर की कमाई सुख में जीवन उसका क्या कर दिया, उत्सर्ग कर दिया। इसीलिए इस एकांकिका का शीर्षक उत्सर्ग रखा गया है। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। नमस्कार।